दोस्तों नमस्कार। कल की कहानी रात भर रोती सुहाग सेज भाग 2 अब आगे। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कल की कहानी का शेष भाग। वंदना बिलख बिलख कर रोने लगी। रोहन जो अभी तक चुपचाप खड़ा सुन रहा था पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। रोहन की मां सरस्वती घायल शेरनी की तरह वंदना पर दहाड़ी। तो अब किसने रोका है, चली क्यों नहीं जाती? वैसे भी तेरे बाप का घर खाली पड़ा है, जिसमें किसी की अक्षय रोग से मृत्यु हुई हो उसे कौन खरीदेगा? सबको अपने बच्चे प्यारे हैं, कुंदन ने गरजते हुए कहा। चुप हो जाओ चंडाल औरत। सरस्वती ने कुंदन का ऐसा रूप पहली बार देखा था। बहू पर ससुर की ऐसी कृपा बरसती देख सरस्वती को लगा कि अब छोटी मोटी कोशिश से कुछ नहीं होगा, बड़ा षड्यंत्र रचना होगा। कुंदन ने जैसे तैसे समझाकर वंदना को तो शांत कर लिया, परंतु अब उसे वंदना के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसे लगा कि वंदना का भविष्य सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसने वंदना के पिता सूरज का मकान बेचने की कार्रवाई तेज कर दी। इस विषय में बेटे से बात करना उसने उचित नहीं समझा। उसने सोचा कि वंदना के पिता सूरज का मकान बेचकर 40-50 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, जिन्हें वंदना के नाम पर बैंक में जमा करा देगा और इससे सरस्वती की पैसों की भूख भी शांत हो जाएगी। रोहन नौकरी बचाने के चक्कर में बेहुदगी की सारी हदें पार कर गया। अब वह प्रीति के साथ रहने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। उसके साथ साइट्स पर जाकर काम का जायजा लेता। ऑफिस टाइम के बाद दोनों बहुत सारा समय एक साथ बिताते। रोहन देर रात तक घर पहुंचता। वह प्रीति को पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश में लग गया। सरस्वती एक दिन मंदिर से वापस आ रही थी तो उसने रोहन को प्रीति के साथ गाड़ी में देखा। अपने बेटे को धनवान प्रीति की बड़ी गाड़ी में बैठा देख उसका लालची मन सपने संजोने लगा। प्रीति को अपनी बहू बनाने का सपना जल्दी से जल्दी पूरा करने की तीव्र वेदी में वंदना की बलि देने के लिए चक्रव्यूह रचा गया। बहुत अधिक जोड़ तोड़ लगाने के बाद वंदना की सास सरस्वती ने एक तरकीब निकाली। एक दिन वंदना रसोई में काम कर रही थी तो वह वंदना का काम में हाथ बटाते हुए बोली, बेटी तुम्हें याद है जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद तुम यहाँ आई थी तो एक लड़का तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आ पहुँचा था। वह स्वयं को तुम्हारा ममेरा भाई बता रहा था। बहुत अच्छा लड़का था, उसे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। कभी मन करे तो अपने उस भाई को बुला लिया करो। वह अपना मोबाइल नंबर भी तो देकर गया था। और वंदना की सास ने उसे एक कागज पर लिखा मोबाइल नंबर पकड़ा दिया। वंदना अपनी सास के त्रिया चरित्र को समझ नहीं पाई और उसने अपने मेरे भाई को फ़ोन लगाया तथा अपने घर बुलाया। वंदना के भाई कमल को वंदना की सास का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वह महीने 2 महीने में वंदना की राजी खुशी पूछने आने लगा। जिस दिन कमल वंदना से मिलने आता सरस्वती कोई न कोई बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाती। सरस्वती की मीठी मीठी बातों में आकर वंदना का ममेरा भाई कमल हर सप्ताह उसके घर आने लगा। ऐसा सिलसिला कई महीने चला। मौका पाकर एक दिन सरस्वती ने अपनी बहू वंदना के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। वंदना के बेहोश होने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में चक्कर आने का कारण उसकी कमजोरी को बताया, जिसके कारण वंदना को 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। सरस्वती को अपना दांव खेलने का मौका मिल गया। उसने बड़े डॉक्टर को पैसे का लालच देकर वंदना की प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनवा ली। जिस दिन वंदना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था, बड़े डॉक्टर्स ने स्वयं आकर यह सूचना दी कि माताजी बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। यह सुनकर वंदना वहीं चिल्लाकर रोने लगी और कहने लगी, यह कैसे हो सकता है? रोहन ने जब यह सुना तो उसका हृदय वंदना के प्रति घृणा से भर गया। वंदना की सास उसे हॉस्पिटल के बेड से बालों से खींचकर नीचे गिराकर घसीटकर बाहर लेकर आई तथा वंदना को लातों से मार रही थी। बेशरम बेहया लड़की, जाने कहाँ मुंह काला करके आई है।
वंदना लगातार गिड़गिड़ा रही थी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर से गलती हुई है, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। उस दिन वंदना की सास सरस्वती ने हॉस्पिटल में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ यह तमाशा देख रहा था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद रोहन और उसकी माँ ने आखिर वंदना को इतनी सारी गालियां देते हुए चरित्रहीन साबित कर दिया। आखिरकार सरस्वती अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। यह एक ऐसा दाग था जिसे वंदना का ससुर कुंदन भी मिटा नहीं सकता था। उसकी नजरें भी झुक गई, परंतु दिल मानने को तैयार नहीं था कि उनकी बहू वंदना चरित्रहीन है। वंदना की सास ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए सारा इल्जाम वंदना के ममेरे भाई कमल पर डाल दिया। उसने कहा, भाई बहन का झूठा नाटक करके हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। बेहया बेशरम, तुझे जरा भी शर्म लिहाज नहीं आई। अनाथ होने के बाद हमने तुझे अपने घर में आसरा दिया, तूने हमारे ही घर में अपना मुंह काला किया। वह कमल जब आता था तो मैं सत्संग में चली जाती थी। दोनों भाई बहन मिलकर यहाँ रासलीला करते थे। मुझे क्या पता था मेरी पीठ पीछे और मेरे घर में ही यह सब हो रहा है। वंदना गिड़गिड़ाते हुए सास के कदमों में गिर पड़ी। माँ जी, आप मुझसे नफरत करती हैं, परंतु नफरत में अंधी होकर भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को छलनी मत करिए। आपको ऐसा करके क्या मिल जाएगा? दुनिया का भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। सरस्वती ने लात मारते हुए वंदना को एक तरफ धकेल दिया और कहा, हाँ, तू तो सत्यवादी है ना, और इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। यह रिपोर्ट झूठ बोल रही है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तू गर्भवती है। जब मेरे बेटे से तेरा पत्नी का संबंध ही नहीं बना, तब यह बच्चा कहाँ से आया? फिर वंदना को गालियाँ देते हुए, निर्जल, बेहया, अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। सास ने वंदना का सामान और कपड़े बाहर फेंक दिए। सबूतों के अभाव में वंदना का ससुर कुंदन भी आज कुछ ना बोल सका। वह चुपचाप वंदना को लेकर फतेहपुर आ गया। वंदना ने बीए बीएड कर रखी थी। एक स्कूल में उसके लिए नौकरी का जुगाड़ किया और उसके पिता के घर में पड़ोसियों के सहारे छोड़कर कुंदन वापस लखनऊ आ गया। रोहन को वंदना भले ही फूटी आंख न सुहाती थी, परंतु उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि वह चरित्रहीन हो सकती है। सरस्वती अपने षड्यंत्र में कामयाब हो रही थी। अब वह जल्दी ही रोहन का तलाक कराकर उसकी शादी प्रीति से करवाना चाहती थी। वंदना कुंदन की छत्र छाया में फतेहपुर में रहकर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और उसकी मेहनत रंग लाई। उसका सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया। एक दिन कुंदन और उसका बेटा अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार का हालचाल पूछने के लिए उसी हॉस्पिटल में गए जहां पर वंदना एडमिट थी। एक नर्स ने कुंदन को पहचान लिया और वह तुरंत उनके पास आकर बोली, आप वंदना के पिता हो ना? कुंदन ने कहा, हाँ, मैं वंदना का पिता ससुर हूँ। वंदना कैसी है? आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नर्स के शब्दों में बेचैनी झलक रही थी। वह कुंदन को एक तरफ ले गई और कहा, आपकी बहू वंदना बेकसूर है। उसके गर्भवती होने की झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। वंदना की सास ने पैसों की गड्डी देकर बड़े डॉक्टर से वह रिपोर्ट बनवाई थी और उनके ही कहने पर डॉक्टर ने वंदना को गर्भवती होने की बधाई भी दी थी। एक वार्ड बॉय को यह सच्चाई पता थी। उसने जब यह सच्चाई स्टाफ को बताई तो यह नतीजा निकला कि बेचारे की नौकरी ही चली गई। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी जानता है कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई थी, परंतु सभी चुप रहे क्योंकि बेरोजगारी के चलते सभी को अपने बच्चों की चिंता रहती है। परंतु सारा स्टाफ जानता है कि वंदना की गर्भवती होने की झूठी रिपोर्ट बनाई गई थी, परंतु नौकरी चले जाने के डर से कोई जुबान नहीं खोलता। मेरा मन बहुत दिनों से बेचैन था। मैं आपका पता खोज रही थी, परंतु उसी दिन से बड़े डॉक्टर ने रजिस्टर से आपका पता आदि सब गायब करवा दिया था। यह सब करने के लिए वंदना की सास ने मोटी रकम अदा की थी। पता नहीं क्यों वह वंदना से बहुत नफरत करती थी। शायद इसलिए उसे चरित्रहीन साबित करते हुए उस दिन उन्होंने हॉस्पिटल में बखेड़ा खड़ा किया था
और बड़ी बुरी तरह से अपनी बहू को बालों के सहारे घसीटा, मारा, गालियां दी। बहुत बुरा बर्ताव किया था बेचारी के साथ। वंदना बेकसूर थी। रोहन को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसका हृदय द्रवित हो उठा। मन तो पहले भी वंदना को चरित्रहीन मानने के लिए तैयार नहीं था, परंतु अपनी माँ के किए पर रोहन को बहुत दुख हुआ। कुंदन ने घर जाकर अपनी पत्नी सरस्वती को एक बेसहारा बिन माँ बाप की बच्ची को इस तरह तड़फाने और बदनाम करने के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई। कुंदन और रोहन अगले दिन सुबह फतेहपुर वंदना के घर पहुंचे। उन्हें यकीन था कि वंदना उनके साथ लखनऊ आ जाएगी, परंतु वंदना ने कहा, कुंदन चाचा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपका मुझ पर एहसान रहेगा। रोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे पति हैं और हमेशा रहेंगे आखिरी सांस तक, परंतु मैं आपके साथ लखनऊ नहीं जाऊंगी। अगर रोहन मेरे साथ रहना चाहता है तो वह यहाँ मेरे पिता के घर में आकर रह सकता है। कुंदन को वंदना पर बहुत गर्व हुआ। आखिरकार वक्त ने उसे इतनी समझ और कठोरता दे दी कि वह सही निर्णय लेने में सक्षम है। आज सही मायने में सूरज को दिया हुआ कुंदन का वचन पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।